हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड हिस्ट्री क्लास 12 के मॉडल पेपर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि साथियों, यह मॉडल पेपर जो अभी हाल में स्टूडेंट यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ साथियों, आप सभी लोग इस मॉडल पेपर का अध्ययन करके एग्ज़ाम में ज़रूर जाएं। यकीन मानिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर से मिलेंगे। तो प्लीज़ साथियों, जो लोग हमारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे और इस वीडियो को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं साथियों। देख सकते हैं यूपी बोर्ड हिस्ट्री क्लास 12 एग्ज़ाम। अब देखिए मॉडल पेपर 2024-25 है। थोड़ा टाइप करने में, चलिए 24-25। तो इसमें है क्या, देख सकते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने साफ साफ लिख दिया हूँ। तो अब बहुविकल्पी प्रश्न पहले पूछा जाएगा। क्या है पहला प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? विकल्प का देखिए क्या है। इस सभ्यता की भवन व सड़कें पक्की ईंटों से बनी होती थी। नेक्स्ट देखिए, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए इसमें जो है, तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों? विकल्प गा सही, तीसरा सही है, क्योंकि ये शहरी नहीं, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, शहरी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें ग्रामीण आ गया है, बाकी तीनों सही हैं। तो विकल्प गा सही है, गा। या देखो यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, मैंने टाइप कर दिया हूँ पहले ही। तो आंसर क्या हो जाएगा? गा। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी, ऐसा ही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का क्या कारण था? तो विकल्प इसमें खा सही हो जाएगा। खा क्या है? कृष्णा और तुंगभद्रा का द्वाब। कृष्णा और तुंगभद्रा का द्वाब। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए साथियों। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब नेक्स्ट देखिए, अब चोल, चेर और पांड्य जैसे राज्यों का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? तो हुआ था तमिलकम। विकल्प गा सही है, यानी तीसरा विकल्प सही है, गा, तमिलकम। अब आगे क्या है? आगे क्या है? नल इरा दिव्य प्रबंधम। नल नल इरा दिव्य प्रबंधम का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ये हो जाए क्या? विकल्प खा, यानी दूसरा, अलवार संतों का काव्य संकलन। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। आगे क्या है? चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट, बाजरे का दाना, यानी बाजरे के दाने किस में जाएगा? ये काली बंगन से प्राप्त हुआ था। अब मिट्टी से बने हल का प्रारूप कहाँ से हुआ था? इसमें जो है बा का दूसरा, बा, यानी बा का दूसरा देखिए, बा का दूसरा गुजरात। गुजरात। और जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? यानी अब सा का तीसरा, सा का तीसरा कहाँ पे है? सोर तो घाई में। और उसके बाद नहरों के अवशेष बनावली में। ये मिल गया साथियों। इस तरह से विकल्प आ का पहला सही है, आ का पहला। अब बा का दूसरा सही है,
अच्छा का तीसरा सही है, द का चौथा, यानी सब मिला हुआ विकल्प है इसमें। तो विकल्प देख सकते हैं, ये खा सही है, आंसर खा। तो यहाँ भी ये खा कर दीजिए, घेर दीजिए। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे साथियों क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अकबर के समय पोलज भूमि की विशेषता थी, क्या थी? इसमें विकल्प गा सही हो जाएगा, देखिए ये सही हो जाएगा। तीसरा, ऐसी भूमि जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी। ऐसी भूमि जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती थी, उसे क्या कहते थे? पोलज भूमि। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इस्तमरारी बंदोबस्त के अंतर्गत क्या आता है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी। इस व्यवस्था को बंगाल में लागू किया गया। इस व्यवस्था को लागू करने के समय कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर था। निर्धारित राजस्व राशि जमा न करने पर जमींदार की संपदा नीलाम करने की व्यवस्था थी। इसमें हो जाएगा साथियों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उपयुक्त सभी, देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा, सब सही है इसमें। घा इस्तमरारी बंदोबस्त में सारी व्यवस्थाएं, ये भी सही है, ये भी, ये सब सही है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 1798 ईस्वी की सहायक संधि के प्रारूप को किसने तैयार किया था? तो विकल्प डी यानी घा बेलेजली लॉर्ड बेलेजली, घा सही है। अब नेक्स्ट देखिए आगे। चौरी चौरा कहाँ हुआ? गोरखपुर में। चौरी चौरा की क्वेश्चन नंबर 9, चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो हो जाएगा असहयोग आंदोलन। गांधी जी कर रहे थे ना, असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। अब क्योंकि 5 फरवरी 1922 को ये कांड हो गया था। 5 फरवरी 1922 में हुआ था। वैसे के 4 फरवरी, लेकिन नहीं, 5 फरवरी 1922 को हुआ था कांड। और 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन गांधी चला रहे थे, तो वही 2 साल बाद ये घटना हो गई, तो जो है उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। अब क्या हुआ? स्थगित कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। विकल्प खास ही दूसरा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अब आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। साथियों, बोर्ड के एग्ज़ाम देने के पहले आप लोग इस मॉडल पेपर का अध्ययन करके जाएं। आपके भविष्य के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं, और कमेंट ज़रूर करें। वहाँ पर उत्तर हल करने के बाद जब आए एग्ज़ाम देकर, कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। यकीन मानिए कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन वहाँ आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो सभी स्टूडेंट से मैं चाहता हूँ कि इस प्रश्न को ज़रूर पढ़ के जाएं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। अकबर के काल में खुद काश्त व पाही काश्त किसानों में क्या अंतर था? तो आंसर हो जाएगा अकबर के काल में खुद काश्त और पाही काश्त किसानों में मुख्य अंतर क्या था? नंबर 1, जमीन का स्वामित्व। खुद काश्त किसान अपनी जमीन के मालिक थे, जबकि पाही काश्त किसान दूसरे गांव से आकर ठेके पर जमीन खेती करते थे, ठेके पर जमीन लेकर खेती करते थे। नंबर 2, राजस्व क्या है? खुद काश्त यानी किसान सीधे राजा को लगान देते थे, जबकि पाही काश्त किसान पहले जमींदार को लगान देते थे, जो फिर उसे राजा को
देता था। अब स्थिरता क्या थी? खुद काश्त किसान अपनी ज़मीन पर अस्थायी रूप से रहते थे, जबकि पाही काश्त किसान अस्थायी रूप से रहते थे और फसल काटने के बाद वापस अपने गांव चले जाते थे। आज भी है, कहीं कहीं लोग हैं दूसरे स्थान से आते हैं और कार्य करके वापस चले जाते हैं खेती में। अब देखिए चौथा नंबर क्या है? कृषि का तरीका। खुद काश्त किसान आम तौर पर पारंपरिक तरीकों से खेती करते थे, जबकि पाही काश्त किसान नए तरीकों और तकनीकों का इस्तेमाल करते थे। अब आर्थिक स्थिति क्या है? खुद काश्त किसानों की आर्थिक स्थिति पाही काश्त किसानों से बेहतर होती थी। चलिए स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लीजिए। अब नेक्स्ट, बेहतर होती थी क्योंकि उन्हें जमींदार को लगान नहीं देना होता था। अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? वह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के जर्नल कब बने? तो उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय पुरातत्व का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है 1871 में, 1871 में ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। अब आगे क्या है? नंबर 13, बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थानों का क्या संबंध है? लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। अब बताइए इसमें क्या? देखो लुम्बिनी क्या है? बुद्ध जी का जन्म स्थान है, भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। बोध गया में क्या है? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारनाथ में क्या है? पहला प्रवचन यानी उपदेश दिया था। कुशीनगर में महापरिनिर्वाण यानी उनका जो है मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते थे, इसमें बौद्ध में, तो कुशीनगर में। अब इसके बाद क्या है आगे? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के किन्हीं दो प्रमुख केंद्रों तथा उनके नेताओं के नाम लिखिए। आंसर क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर मुगल सम्राट था। बेगम हजरत महल अवध की बेगम थी यानी लखनऊ की। और उसके बाद फिर बख्त खान सेना नायक बख्त खान। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथियों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इस बार बोर्ड के एग्जाम में आ रहा है। इस चीज़ ये सभी प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ ये आएगा, अब पूछा जाएगी यही चीज़ जो यहाँ पूछा गया है वही वहाँ भी पूछा जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे और गणतंत्र कब लागू हुआ? अब क्वेश्चन नंबर अब आए क्या? गा यानी खंड गा इसमें है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें है। अब देखिए इसमें 16 नंबर क्वेश्चन है, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिका का वर्णन कीजिए। अब क्या हो जाएगा? 19वीं सदी, उत्तर का 19वीं सदी में भोपाल के शासकों और यूरोपियों ने सांची के स्तूप को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यूरोपी शुरू से ही सांची के स्तूप में दिलचस्पी दिखाते रहे। फ्रांसीसियों ने तो सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने की अनुमति भी मांगी। अंग्रेज़ों की भी यही इच्छा थी, परंतु शाहजहां बेगम ने दोनों को सांची, चलिए इसके सारे लीजिए, परंतु शाहजहां बेगम ने दोनों को सांची, यहाँ तक। अब नेक्स्ट, अब देखिए परंतु शाहजहां बेगम ने दोनों को सांची की प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी प्राकृतियाँ देकर संतुष्ट कर दिया। इस तरह सांची की मूल कृति को भोपाल राज्य में अपने स्थान पर बनाए रखा। शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारिणी सुल्तान जहां बेगम ने इस
प्राचीन स्थान के रख रखाव के लिए बहुत सा धन दिया। उन्होंने वहाँ एक संग्रहालय और अतिथिशाला का निर्माण करवाया, जहाँ जॉन मार्शल ने कई पुस्तकें लिखी, जिनके प्रकाशन के लिए भी बेगमों ने दान दिया। यह भी भाग्य की बात है कि यह रेल ठेकेदारों और निर्माताओं की नज़र से बचा जा रहा, जो ऐसी चीज़ों को यूरोप संग्रहालय में ले जाना चाहते थे। आज इसकी मरम्मत और संरक्षण का कार्य भारतीय पुरातत्व विभाग कर रहा है। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब आगे अभिलेखों के अध्ययन के समय ये आएगा। अब नेक्स्ट, अभिलेखों के अध्ययन के समय अभिलेख शास्त्रियों को होने वाली कुछ संख्याओं की सूची बनाइए। उत्तर क्या हो जाए? अभिलेख शास्त्र की प्रमुख समस्याएं। पहला क्या है? उन्हें अभिलेखों की लिपियों को पढ़ने में कठिनाई आती थी, क्योंकि जिन युगों के वे अभिलेख होते हैं उनके समकालीन अभिलेखों पर कहीं भी उस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ होता। उदाहरण के लिए हड़प्पा सभ्यता की मोहरों और अन्य वस्तुओं पर दिए गए लेखों को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। अब दूसरा नंबर क्या है? कुछ अभिलेखों में एक ही राजा के लिए भिन्न भिन्न नामों, उपनामों तथा या अथवा सम्मानजनक प्रतीकों का संबोधन का प्रयोग किया गया है। इसलिए अभिलेख शास्त्री को उन्हें पढ़ने या उनका अर्थ निकालने में काफ़ी कठिनाई होती है। कई बार एक ही शासक या उसके वंश से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में के देशों के फिलिपने वाले अभिनेत्रों में लगभग एक ही युग में भिन्न भिन्न सब भाषाओं और लिपियां का प्रयोग हुआ। फलतः अभिलेख शास्त्रियों को इन्हें पढ़ने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट, चार नंबर क्या है? अभिलेख शास्त्री कुछ अभिलेखों पर अंकित लिपि को पढ़ने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनके समकालीन अभिलेखों पर कहीं भी उस लिपि का उल्लेख नहीं मिलता, जो भाषाओं के समानांतर प्रयोग के अभाव में अभिलेख शास्त्री असहाय हो जाते हैं। अब आगे क्या है? 5 नंबर पर अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृतिक में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर में मिले अभिलेख अरोमाइक और यूनानी भाषा में हैं। प्राकृतिक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्ठी में लिखे गए थे। अरमाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान से मिले अभिलेखों में किया गया। अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है क्वेश्चन 6 क्या है? प्रायः अभिलेखों में प्रयुक्त वाक्यों से उनके अर्थ को समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उदाहरण, अशोक की कलिंग विजयोपरांत 13वें शिलालेख में लिखा है, 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, 1 लाख मारे गए और इससे भी ज़्यादा की मृत्यु हुई। यह भाषा काफ़ी भ्रम है। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एकरूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर क्या हो जाए? सूफीवाद अब आगे देखिए, सूफीवाद कई पंथों और सिलसिलों में संगठित था,
सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के मध्य एक निरंतर संबंध की परिचायक है। सूफी सिलसिला को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, हाइबा सारिया बा सरा और बे सरिया बे सरा बा सरिया का अभिप्राय था। देखिए इतना बड़ा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस्लामी कानून अर्थात शरीर का पालन करने वाले सिलसिले बे सरिया का तात्पर्य ऐसे सिलसिले से है जो सरिया में बंधे हुए नहीं थे। सरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेसरिया के नाम से जाना जाता था। यहाँ तक इसकी साल ले लीजिए। अब आगे क्या होगा। उल्लेखनीय है कि मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाले कानून को शरिया कहा जाता है। शरिया कुरान शरीफ तथा हादीस पर आधारित है। हादीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं। पैगंबर साहब के स्मृति शब्द और क्रियाकलाप भी इनके अंतर्गत आते हैं। अब क्षेत्र के बाहर जहाँ के आचार विचार भिन्न थे, इस्लाम का प्रसार होने पर कियास अर्थात सदस्यता के आधार पर तर्क तथा इज्मा अर्थात समुदाय की सहमति को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। बेसरिया और बा सरिया सिलसिला में कुछ एकरूपता और कुछ अंतर विद्यमान थे। चलिए अब नेक्स्ट। अब आगे क्या चाहती हूँ। एकरूपता क्या है। एकरूपता वे सिलसिले एकेश्वर में विश्वास करते थे। उनके अनुसार अल्लाह एक है, वह सर्वोच्च सर्वशक्तिशाली और सर्वव्यापक है। अब दो नंबर में क्या है। दोनों अल्लाह के सामने पूर्ण आत्मसमर्पण पर बल देते थे। नंबर 3, दोनों पीर अथवा गुरु को अत्यधिक महत्व देते थे। 4, दोनों इबादत अर्थात उपासना पर अत्यधिक बल देते थे। उनके अनुसार अल्लाह की इबादत करने से ही मनुष्य संसार से मुक्ति पा सकता था। यानी किसके अनुसार। इस्लाम के अनुसार। अब आगे क्या है अंतर। नंबर 1, बा सरिया सिलसिले सरिया का पालन करते थे, किंतु बे सरिया में बंधे हुए नहीं थे। नेक्स्ट क्या है। बा सरिया सूफी संत खानकाहों में रहते थे। खानकाह एक फीसदी शब्द है जिसका अर्थ है आश्रम। खानकाह में पीर, सूफी तथा संत गुरु अपने मुरीदों अर्थात शिष्यों के साथ रहता था। देख सकते हैं रहता था। खानकाह का नियंत्रण शेख अरबी भाषा में पीर अथवा मुर्शीद फारसी भाषा में के हाथों में होता था। बेसरिया सूफी संत खानकाह का तिरस्कार करके रहस्यवादी व फकीर की जिंदगी व्यतीत करते उन्हें कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी आदि नामों से जाना जाता था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका साथियों। अब नेक्स्ट कहाँ पे है। जाना जाता था। अब आगे क्या है। बासरिया सूफी संत गरीबी का जीवन व्यतीत करने में विश्वास नहीं करते थे। उनमें से अनेक ने सल्तनत की राजनीति में भाग लिया और सुल्तानों एवं अमीरों से मेल जोल स्थापित किया। ऐसे सूफी संत कभी कभी दरबारी
पद भी स्वीकार कर लेते थे। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका साथियों। अब आगे क्या है, 19 नंबर, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। आंसर हो जाएगा, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को मुख्य रूप से तुंगभद्रा नदी से निकलने वाली धाराओं पर बांध बनाकर पूरा किया जाता था। बांधों से विभिन्न आकार के हौजों का निर्माण किया जाता था। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजधानी तक भी पानी ले जाया जाता था। कमलपुरम जलाशय नामक हौज सबसे महत्वपूर्ण हौज था। तत्कालीन समय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक हिरिया-नगर के भग्नावशेषों को आज भी देखा जा सकता है। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इस धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्रों को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा झील, कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय तथा मंदिरों के जलाशय सामान्य नगर वासियों के लिए पानी की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नेक्स्ट देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, अस्थाई बंदोबस्त में जमींदार और जमींदारियों पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते थे। आंसर क्या हो जाएगा, जमींदार लोग अपनी जमींदारियों पर निम्नलिखित ढंग से नियंत्रण बनाए रखते थे। पहला क्या है, जमींदारों ने राजस्व की विशाल धन राशि न चुकाने की स्थिति में कंपनी राज से अपनी जमींदारियों को बचाने के लिए या संभावित नीलामी की समस्या से निबटने के लिए कई रणनीतियां बनाई। इन्हीं रणनीतियों में एक रणनीति फर्जी बिक्री तकनीक थी। यानी रणनीति फर्जी बिक्री की तकनीक थी। रणनीति फर्जी बिक्री की तकनीक थी एक। अब देखिए क्वेश्चन 20 का नंबर 2 देखिए। अब आंसर, फर्जी बिक्री एक ऐसी तरकीब थी जिसमें कई तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे। उदाहरण के लिए वर्धमान के राजा ने पहले तो अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा अपनी माता को दे दिया, क्योंकि कंपनी ने यह निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों की संपत्ति को नहीं छीना जाएगा। देखो ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कंपनी ने यह निर्णय ले रखा था कि स्त्रियों की संपत्तियों को नहीं छीना जाएगा। नेक्स्ट नंबर, जमींदार ने नीलामी की प्रक्रिया में अपने एजेंटों के माध्यम से जोड़ किया। कंपनी की राजस्व मांग को कई बार जानबूझकर रोक लिया गया और भुगतान न की गई बकाया राशि बढ़ाई गई। जब भू संपदा का कुछ हिस्सा नीलाम किया गया तो जमींदार के आदमियों ने भी अन्य खरीदारों के मुकाबले ऊंची बोलियां लगाकर संपत्ति को, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संपत्ति को फिर क्या हुआ, आगे खरीद लिया। आगे चलकर उन्होंने खरीद की राशि को अदा करने से इनकार कर दिया, इसलिए उस भू संपदा को फिर से बेचना पड़ा। एक बार फिर जमींदार के एजेंटों ने ही उसे खरीद लिया और
एक बार खरीद की रकम नहीं अदा की गई और एक बार नीलामी करनी पड़ी। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती रही और अंतोगत्वा राज और नीलामी के समय बोली लगने वाले थक गए। जब किसी ने भी बोली नहीं लगाई तो उस संपदा को नीची कीमत पर फिर जमींदार को ही बेचना पड़ा। ये देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अब 4 नंबर देखिए, जमींदार कभी भी राजस्व की पूरी मांग नहीं अदा करता था। इस प्रकार कंपनी कभी कभार ही किसी मामले में इकट्ठी हुई बकाया राजस्व की राशियों को वसूल कर पाती थी। अब आगे क्या है साथियों, नंबर 5, जमींदार लोग और भी कई तरीकों से अपनी जमींदारियों को छीनने से बचा लेते थे। जब कोई बाहरी व्यक्ति नीलामी में कोई ज़मीन खरीद लेता तो उसे ज़मीन पर कब्जा नहीं मिलता था। आज भी बहुत दबंग आदमी हैं जो क्या कहते हैं, ज़मीन दूसरे की है और हल पे खुद हैं। तो अब देखिए गया है, कभी कभी पुराने जमींदार अपने लठैतों की मदद से नए खरीदार के लोगों को मार पीट कर भगा देते थे और कभी कभी तो पुराने रैयत बाहरी लोगों को यानी नए खरीदार के लोगों को ज़मीन में घुसने ही नहीं देते थे। वे अपने आप को पुराने जमींदार से जुड़ा हुआ महसूस करते थे और उसी के प्रति वफादार बने रहते थे और यह मानते थे कि पुराना जमींदार है। चलिए यहाँ तक इसके साथ ले लीजिए। चलिए, उनका मानना है क्या है, उनका अन्नदाता और वे उसकी प्रजा है। जमींदारी की बिक्री से उनके दाताम्य और गौरव को धक्का पहुंचता। तादात्म्य ठीक, और गौरव को धक्का पहुंचता था। इसलिए जमींदार आसानी से विस्थापित नहीं किए जा सकते थे। और 6 नंबर क्या है, 19वीं सदी के प्रारंभ में कीमतों में मंदी की स्थिति समाप्त हो गई। इसलिए जो जमींदार 18वीं शताब्दी के अंत के दशक तक तकलीफों को भूलने में सफल हो गए और उन्होंने अपनी सत्ता को सुदृढ़ बना लिया। राजस्व के भुगतान संबंधी नियमों को भी कुछ लचीला बना दिया गया है। फलस्वरूप गांवों पर जमींदार की सत्ता और अधिक मजबूत हो गई। अब आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा के सामने पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में किन किन आदर्शों पर जोर दिया गया था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब आंसर हो जाएगा साथियों, उद्देश्य प्रस्ताव में आज़ाद भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा पेश की गई थी। इस प्रस्ताव के माध्यम से उस फ्रेमवर्क को प्रस्तुत किया गया था जिसके अनुसार संविधान निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाना था। यह उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। यानी ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, डेट आप याद कर लेंगे। अब उसके बाद क्या है, इस प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। नागरिकों को न्याय, समानता एवं स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था और यह वचन दिया गया था कि, चलिए अब आगे नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका,
क्या हुआ था? यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े एवं जनजातीय क्षेत्रों और दमित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रबंध किए जाएंगे, ये कहा गया था। अब आगे क्या है? खंड घ में देखिए साथियों, खंड घ में दीर्घ उत्तरी प्रश्न, दीर्घ माने बड़ा। अब क्या है? पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं? आगे क्या है? चलिए हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। उत्तर क्या हो? जैसा कि हम देखते हैं कि विद्वानों को हड़प्पा में पाई गई लिपियों को पढ़ने में सफलता नहीं मिली, ऐसे में पुरातत्वविदों के लिए पुरावस्तुएं ही हड़प्पा संस्कृति के पुनर्निर्माण में सहायक रही। जैसे मिट्टी के बर्तन, औजार, आभूषण, धातु, मिट्टी और पत्थरों की घरेलू वस्तुएं आदि कुछ अज्वलनशील, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी और रस्सी आदि लुप्त हो चुके हैं। कुछ चीज़ें ही बची हैं, जैसे पत्थर, चिकनी मिट्टी, धातु और टेराकोटा आदि। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि शिल्पियों द्वारा कार्य करते हुए कुछ प्रस्तर, पिंड और अपूर्ण वस्तुओं को उत्पादन के स्थान पर काटते या बनाते समय फेंक दिया जाता था, जिन्हें पुनः निर्मित नहीं किया जा सकता था। यही पुरावस्तुएं हमारे लिए उपयोगी साबित हुई हैं, नहीं तो हमें संस्कृति के महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी अधूरी ही प्राप्त होती। पुरातत्वविदों ने उन्हीं पुरावस्तुओं के आधार पर मानव जाति के क्रमिक विकास को चिन्हित किया। उनका वर्गीकरण धातु, मिट्टी, पत्थर, हड्डियों आदि में किया गया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों उसका। अब आगे क्या है? अब नेक्स्ट, अब आगे क्या है? पुराविदों ने दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव मौसम और उन तत्कालीन कारणों को माना जो उन्हें आभूषणों और औजारों आदि पर दिखाई गए। पुरातत्वविद पुरावस्तुओं की पहचान एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया द्वारा करते हैं। अब आगे क्या हो जाएगी? जैसे किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच क्या सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं थी। जैसे हड़प्पा सभ्यता कालीन मिस्र के पिरामिडों में कुछ राजकीय समाधान प्राप्त हुए, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। पुरातत्वविदों ने कुछ घटनाओं को अनुमानित भी किया है। उदाहरण स्वरूप, पुरातत्वविदों ने हड़प्पाई धर्म को अनुमान के आधार पर आंका है, अर्थात कुछ विद्वान वर्तमान से अतीत की ओर बढ़ते हैं। कुछ नीतियां पात्रों के संबंध में और पत्थर की चक्कियों के बारे में युक्तिसंगत रही, तो कुछ धार्मिक प्रतीकों के संबंध में शंकाग्रस्त रही। जैसे कई मोहरों पर रुद्र के चित्र अंकित हैं। पुरावस्तुओं की उपयोगिता की समझ हम आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता के आधार पर ही लगाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथी इसका। आधुनिक माने अभी जो समय चल रहा है, यही आधुनिक है। अब आगे क्या है? उदाहरण स्वरूप, कुछ हड़प्पा स्थलों पर मिले कपास के टुकड़ों के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों के चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है, तथा कुछ वस्तुएं पुरातत्वविदों को अपरिचित लगी तो उन्होंने उन्हें धार्मिक महत्व की समझ ली। कुछ मोहरों पर भी अनुष्ठान के दृश्य
पेड़ पौधे अर्थात प्रकृति की पूजा के संकेत मिलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब इसका। संकेत मिलते हैं तथा पत्थर की शंक्वाकार वस्तुओं को लिंग के रूप में दर्शाया गया है। पुरातत्वविदों ने कोमोडदीजी सिंधु नदी के तट पर 39 फीट नीचे मानव जीवन वृत्ति के अवशेष प्राप्त किए हैं। कौशाम्बी के निकट चावल और हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन मिले हैं। लोथल से बाढ़ चूड़ियाँ और पत्थर के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। काले और लाल रंग की मिट्टी के बर्तन, आकृतियाँ और अवशेष मिले हैं। पुरातत्वविदों ने विभिन्न वैज्ञानिकों की मदद से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा पर कार्य किए हैं। कई अन्वेषण, व्याख्या और विश्लेषण से निष्कर्ष निकाले हैं, जिनमें कुछ असफल भी रहे हैं। अथवा आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर एक तो पहला करें या कि तो अथवा करें। अथवा का मतलब कहीं आर दिया है, आर यानी 2 क्वेश्चन दिया है तो उसमें से आपको एक करना है। चलिए अथवा देखिए क्या आया है। स्तूप क्यों और किस प्रकार बनाए जाते थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्तूप संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ है ढेर। सामान्य स्तूप महात्मा बुद्ध अथवा किसी अन्य पवित्र भिक्षु के अवशेषों जैसे दांत, भस्म आदि अथवा किसी पवित्र ग्रंथ पर बनाए जाते थे। अवशेष स्तूप के केंद्र में बनाए गए एक छोटे से कक्ष में एक पेटिका में रख दिए जाते थे। स्तूप बनाने की परंपरा संभवतः बुद्ध से पहले ही प्रचलित रही होगी, किंतु स्तूपों को बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में विशेष प्रसिद्धि मिली। अशोकावदान नामक बौद्ध ग्रंथ से उल्लेख मिलता है कि मौर्य सम्राट अशोक ने महात्मा बुद्ध के अवशेषों के भाग प्रत्येक, यहाँ तक ऐसे मिसाल लीजिए साथियों। अब नेक्स्ट आगे क्या है, मौर्य सम्राट अशोक ने महात्मा बुद्ध के अवशेषों के भाग प्रत्येक महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उन पर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसे स्थानों पर महत्वपूर्ण स्तूप बनाए या बनवाए जा चुके थे। स्तूप कैसे बनाए जाते थे? स्तूप प्रायः दान के भूमि से बनाए जाते थे, यानी जो दान की भूमि होती है वहीं पर बनाए जाते थे। आगे क्या है, स्तूप बनाने के लिए दान राजाओं जैसे सातवाहन वंश के राजा, धनी व्यक्तियों, शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों और यहाँ तक कि भिक्षुओं और भिक्षुणियों के द्वारा भी दिए जाते थे। स्तूपों की वेदिका तथा स्तंभों पर मिले अभिलेख से इनके निर्माण और सजावट के लिए दिए जाने वाले दान का उल्लेख मिलता है अभिलेखों में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब नेक्स्ट देखिए, दानदाताओं के नामों और कभी कभी उनके ग्रामों अथवा शहरों के नाम, व्यवसायों और संबंधियों के नामों का भी उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए सांची स्तूप के एक प्रवेश द्वार का निर्माण विदिशा के हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के संघ द्वारा करवाया गया था। स्तूप की निर्माण योजना नीचे एक गोलाकार आधार पर एक अर्धगोलाकार गुंबद बनाया जाता था जिसे अंड कहा जाता था। अंड के ऊपर एक और संरचना होती थी जिससे हार्मिका कहा जाता था।
हर्मिका छज्जे जैसी संरचना होती थी, जिसका निर्माण ईश्वर के आसन के रूप में किया जाता था। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब आगे क्या हुआ। हर्मिका के ऊपर एक सीधा खंभा होता था, जिसे इष्ट कहा जाता था। इसके ऊपर छतरी लगी होती थी, जिसे छत्रावली कहा जाता था। पवित्र स्थल को सांसारिक स्थान से पृथक करने के लिए चारों ओर एक वेदिका बना दी गई थी। सांची और भरहुत के स्तूपों में किसी प्रकार की साज सज्जा नहीं मिली। उनमें केवल पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं। पत्थर की वेदिकाएं लकड़ी अथवा बांस के घेरे के समान थी। चारों दिशाओं में बनाए गए तोरण द्वारों पर सुंदर नक्काशी की गई थी। भक्तजन पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके सूर्य के पथ का अनुसरण करते हुए परिक्रमा करते थे। कालांतर में स्तूप के टीले को भी तारीखों एवं मूर्तियों से अलंकृत किया जाने लगा। अमरावती और पेशावर के पंजाब पाकिस्तान में है। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या है साथियों। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अवध में विद्रोह इतना व्यापक क्यों था। किसान, तालुकेदार और जमींदार उसमें क्यों शामिल हुए। अब उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। उत्तर अवध में विद्रोह का व्यापक प्रसार हुआ और यह विदेशी शासन के विरुद्ध लोक प्रतिरोध की अभिव्यक्ति बन गया। किसानों, तालुकदारों और जमींदारों सभी ने इसमें भाग लिया। अवध में विद्रोह का सूत्रपात लखनऊ से हुआ, जिसका नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया। बेगम ने 4 जून 1857 ईस्वी को अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित करके अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ कर दिया। अवध के जमींदारों तथा किसानों तथा सैनिकों ने बेगम की मदद की। विद्रोहियों ने असीम वीरता का परिचय देते हुए 1 जुलाई 1857 ईस्वी को ब्रिटिश रेजिडेंसी का घेरा डाल दिया और शीघ्र ही संपूर्ण अवध में क्रांतिकारियों की पताका फहराने लगी। अवध में विद्रोह के व्यापक प्रसार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यह था कि इस देश में ब्रिटिश शासन ने राजकुमारों, तालुकदारों, किसानों तथा सिपाहियों सभी को समान रूप से प्रभावित किया। सभी ने अवध में ब्रिटिश शासन की स्थापना के परिणामस्वरूप अनेक प्रकार की पीड़ाओं का अनुभव किया था। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे क्या है। सभी के लिए अवध में ब्रिटिश शासन का आगमन एक दुनिया की समाप्ति का प्रतीक बन गया था। जो चीज़ें लोगों को बहुत प्रिय थी, वे उनकी आंखों के सामने ही छिन्न भिन्न हो रही थी। 1857 ईस्वी का विद्रोह उनको मानो उनकी सभी भावनाओं, मुद्दों, परंपराओं एवं निष्ठाओं की अभिव्यक्ति का स्रोत बन गया था। अवध के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में विलय से केवल नवाब ही अपनी गद्दी से वंचित नहीं हुआ था, अपितु बल्कि इसने इस क्षेत्र के तालुकदारों को भी उनकी शक्ति, संपदा एवं प्रभाव से वंचित कर दिया था। उल्लेखनीय है कि तालुकदारों का चिरकाल से अपने अपने क्षेत्र में
महत्वपूर्ण स्थान था। अवध के संपूर्ण देहाती क्षेत्र में तालुकदारों की जागीरें व किले थे। उनका अपने अपने क्षेत्र की जमींदारी और सत्ता पर प्रभावशाली नियंत्रण था। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले तालुकदारों के अपने किले और हथियारबंद सैनिक होते थे। कुछ बड़े तालुकदारों के पास 12,000 तक पैदल सिपाही होते थे। छोटे छोटे तालुकदारों के पास लगभग 200 सिपाही होते ही थे। कि अवध के विलय के तत्काल पश्चात तालुकदारों के दुर्गों को नष्ट कर दिया गया और तथा उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तालुकदारों और जमींदारों का असंतोष अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। अब नेक्स्ट क्या है? अब देखिए, ब्रिटिश भू राजस्व नीति में तालुकदारों की शक्ति एवं प्रभुसत्ता पर प्रबल प्रहार किया। अवध के अधिग्रहण के बाद ब्रिटिश शासन ने वहाँ भू राजस्व के एक मुश्त बंदोबस्त को लागू किया। इस बंदोबस्त के अनुसार तालुकदारों को केवल बिचौलिए अथवा मध्यस्थ माना गया है, जिनके जमीन पर मालिकाना हक नहीं थे। इस प्रकार इस बंदोबस्त के अंतर्गत तालुकदारों को उनकी जमीनों से वंचित किया जाने लगा। उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि अधिग्रहण से पहले अवध के 67% गांव तालुकदारों के अधिकार में थे, किंतु एकमुश्त बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद उनके अधिकारों में केवल 38% गांव रह गए। दक्षिण अवध के तालुकदारों के 50% से भी अधिक गांव उनके हाथों से निकल गए। तालुकदारों को उनकी सत्ता से वंचित कर दिया जाने लगा। उनकी सत्ता से वंचित कर दिए जाने के कारण एक संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो गई। किसानों को तालुकदारों के साथ बांधने वाली निष्ठा और संरक्षण के बंधन नष्ट भ्रष्ट हो गए। उल्लेखनीय है कि यहाँ देखिए, उल्लेखनीय है कि यदि तालुकदार जनता का उत्पीड़न करते थे तो विपत्ति की घड़ी में एक दयालु अभिभावक के समान वे उनकी देखभाल भी करते थे। चलिए, ये जो है यहाँ तक साथियों पूरा हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नीचे हम कर देते हैं। अवध के अधिग्रहण के बाद मनमाने राजस्व आकलन एवं गैर निचली राजस्व व्यवस्था के कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। अब किसानों को न तो विपत्ति की घड़ी में अथवा फसल खराब हो जाने पर सरकारी राजस्व, चलिए यहाँ तक जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से इसको बता दें। अच्छा, अवध के अधिग्रहण के बाद मनमाने राजस्व आकलन एवं गैर लचीली राजस्व व्यवस्था के कारण किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। अब किसानों को न तो विपत्ति की घड़ी अथवा फसल खराब हो जाने पर सरकारी राजस्व, यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। नेक्स्ट में कभी राजस्व में कमी की जाने की आशा थी और न ही तीज त्योहारों पर किसी प्रकार की सहायता अथवा कर्ज मिल पाने की कोई उम्मीद थी। इस प्रकार किसानों में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष बढ़ने लगा। किसानों के असंतोष का प्रभाव फौजी बैरकों तक भी पहुंचने लगा था, क्योंकि अधिकांश सैनिकों का संबंध किसान परिवारों से था।
उल्लेखनीय है कि 1857 ईस्वी में अवध के जिन जिन क्षेत्रों में ब्रिटिश शासन को कठोर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, उन क्षेत्रों में संघर्ष की वास्तविक बागडोर तालुकदारों एवं किसानों के हाथ में थी। अधिकांश तालुकदारों की अवध के नवाब के प्रति गहरी निष्ठा थी, अतः वे लखनऊ जाकर बेगम हजरत महल के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष में सम्मिलित हो गए। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष में सम्मिलित हो गए। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए। फिर आगे क्या हुआ? उल्लेखनीय है कि कुछ तालुकदार वे बेगम की पराजय के बाद भी ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष में जुटे रहे। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि किसानों, तालुकदारों, जमींदारों तथा सिपाहियों के असंतोष ने अवध में इस विद्रोह की व्यापकता को विशेष रूप से प्रभावित किया था। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब आगे क्या है? असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध था। यह स्पष्ट कीजिए, यह आंदोलन क्यों स्थगित किया गया? अब आगे आंसर क्या हो जाएगा? असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध निम्नलिखित कारणों से। अब नेक्स्ट देखिए, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध निम्नलिखित कारणों से था। नंबर 1, असहयोग आंदोलन एक तरह का प्रतिरोध इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे गए रॉलेट एक्ट जैसे कानून के वापस लिए जाने के लिए जन आक्रोश या प्रतिरोध अभिव्यक्ति का लोकप्रिय माध्यम था। नंबर 2 क्या है? असहयोग आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोध आंदोलन था क्योंकि राष्ट्रीय नेता उन अंग्रेजी अधिकारियों को कठोर दंड दिलाना चाहते थे जो अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारियों पर होने वाले अत्याचार के उत्तरदायी थे। उन्हें सरकार ने कई महीनों के बाद भी किसी प्रकार का दंड नहीं दिया था। देख सकते हैं साथियों, इतनी बातें पुरानी कही गई हैं। अब आगे क्या हो जाएगा? देखिए, असहयोग नंबर 3, असहयोग आंदोलन भी प्रतिरोध था क्योंकि यह खिलाफत आंदोलन का सहयोग करके देश के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान को मिलाकर औपनिवेशिक शासन के प्रति जनता के असहयोग की अभिव्यक्ति करने का माध्यम था। नंबर 4, असहयोग आंदोलन इसलिए भी प्रतिरोध था क्योंकि इसके द्वारा सरकारी नौकरियां, उपाधियों, अवैतनिक। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब नेक्स्ट, पदों, सरकारी अदालतों, सरकारी संस्थाओं आदि का बहिष्कार किया जा रहा था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके, सरकार द्वारा आयोजित चुनावों में भाग न लेकर, सरकारी करों का भुगतान न करके तथा सरकारी कानूनों की शांतिपूर्ण ढंग से अवहेलना करके ब्रिटिश शासन के प्रति अपना प्रतिरोध प्रकट किया, यानी प्रतिरोध प्रकट किया जाना चाहिए। चलो ये हो गया साथियों। अब नेक्स्ट क्या है? असहयोग आंदोलन ने सरकारी अदालतों का बहिष्कार करने के लिए सर्वसाधारण और वकीलों को आह्वान किया। गांधी जी के इस आह्वान पर वकीलों ने अदालतों में जाने से मना कर दिया। इस व्यापक लोकप्रिय प्रतिरोध का प्रभाव अनेक कस्बों और नगरों में कार्यरत श्रमिक वर्ग पर भी पड़ा। वे हड़ताल पर चले गए।
रजनाकारों के अनुसार सन 1921 से यानी 396 हड़तालें हुई, जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल हुए थे और 30 लाख कार्य दिवस की हानि हुई। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे क्या है, 3 नंबर पे, असहयोग आंदोलन प्रतिरोध देश के क्षेत्र में भी दिखाई दे रहा था। आंदोलन के लिए दिखाई दे रहा था। अब देखिए क्या होता है असहयोग आंदोलन। अब देखिए उदाहरण, जैसे उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों व वन्य कानूनों की अवहेलना कर दी। अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाया। कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से साफ मना कर दिया। इस आंदोलन को कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवहेलना करते हुए भी कार्यान्वित, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कार्यान्वित किया गया। इस प्रकार यह कहना उचित ही होगा कि असहयोग आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य औपनिवेशिक शासन का प्रतिरोध करना था। साथियों, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए। और उसके बाद फिर हम जो क्वेश्चन बचे हैं उसको भी मैं प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 24, सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए। उत्तर क्या हो जाएगा, इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक तथा राजनैतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्य तथा वैराग्य की तरफ झुकाव बढ़ा। इन्हें सूफी कहा जाने लगा। इन लोगों ने रूढ़िवादी परंपराओं तथा धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना पैगंबर के व्यवहार की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों के आधार पर की। 11वीं शताब्दी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। तो देख सकते हैं साथियों, यहाँ तक जो है आप स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए। चलिए और बताते हैं। नीचे, संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह फारसी के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। खानकाह का नियंत्रण शेख, अरबी पीर तथा मुर्शीद थे। अब फारसी के हाथ में था क्या, वे अनुयायियों मुरीदों की भर्ती, ये चीज़ था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, करते थे और अपने वारिस खलीफा की नियुक्ति करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानकाह में रहने वाले के बीच के संबंध और शेख व जन सामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे। 12वीं शताब्दी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते का द्योतक है, जिसकी पहली अटूट कड़ी
पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। चलिए इसमें साथ ले लीजिए साथियों इतना। अब आगे क्या है, इस कड़ी द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता था। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान है विकसित किए गए, जिनमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था और सिर मुड़ाकर थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह फारसी में, इसका अर्थ दरबार, उनके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। इस प्रकार पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की आम तौर पर, चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो फिर से, इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की खास तौर से उनकी बरसी के अवसर पर परिपाटी चल निकली। इस परिपाटी को उस उर्स विवाह मायने पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन कहा जाता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एकीभूत हो जाते हैं और इस तरह पहले के बजाय उनके अधिक करीब हो जाते हैं। अब देखिए, इस तरह पहले के बजाय उनके अधिक करीब हो जाते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या है, लोग आध्यात्मिक और ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। इस तरह शेख का वली के रूप में अंदर करने की परिपाटी शुरू हुई। कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। खानकाह का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे। निर्धन और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था, कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि। शरिया की अवहेलना के कारण उन्हें बेशरिया कहा जाता था। इस तरह उन्हें शरिया का पालन करने वाले बाशरिया सूफियों से अलग करके देखा जाता था। देख सकते हैं साथियों, जितना हो गया है, क्योंकि आप इसमें से अगर कुछ भी कहानी तरह लिख देंगे तो नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। अब देखिए, अब अथवा क्या है, किताब उल हिंद पर एक लेख लिखिए। आता है, हर बार पूछता है। उत्तर क्या हो जाएगा, अरबी में लिखी गई अल बरूनी की कृति किताबुल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत धर्म ग्रंथ है। यह ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। यानी अध्याय में विभाजित है समानतः। हालांकि हमेशा नहीं, अल बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न
होता था। और फिर चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे क्या है, दो साथियों। अब इसके बाद देखिए संस्कृतवादी। अब आगे देखिए संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। आज के कुछ विद्वानों को तर्क है कि इस लगभग ज्यामिति संरचना, जो अपनी स्पष्टता तथा पूर्वानुमेयता के लिए उल्लेखनीय है, का एक मुख्य कारण अलबरूनी, बिरूनी है लेकिन बरूनी से हो, अलबरूनी है, बरूनी है, अलबरूनी है। और उसके बाद फिर का गणित की ओर झुकाव था। अलबरूनी, जिसने लेख में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, ने संभवतः अपनी कृतियाँ उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थी। वह संस्कृत, पाली तथा संस्कृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरणों से परिचित था। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोलीय यानी खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियाँ सभी शामिल थीं। पर साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वह उनमें सुधार करना चाहता था। अब खंड अंगा देखिए, अंगा माने कुछ नहीं तो इसको देखिए। अब 25 नंबर क्या है, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। क्या है, का है 321 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 712 ईसा पूर्व, 1206 ईस्वी, 1347 ईस्वी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तेरह सौ सैंतालीस ईस्वी, 1510, अब 1526 ईस्वी, 1986 ईस्वी, 1526, 1986, 1856 है, 1935। अब देखिए इसमें क्या है, अब इसका आंसर क्या हो जाए, ऐतिहासिक तिथियों संबंधित घटनाएं। 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, सिकंदर महान की मृत्यु हो गई थी। 321 चलो पूरा हो गया। 78 क्या है, 78 है क्या, शक संवत। 78 क्या होता है, शक संवत। 78 शक संवत, ये वाला रहेगा, शक संवत, शक संवत। कहीं कहीं ये भी रहता है शक संवत ये वाला, लेकिन ज़्यादातर ये सही है। शक संवत हो गया। और उसके बाद 78 फिर क्या हो, 712 ईसा पूर्व, 1206। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यानी 712 में क्या हुआ, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 321 ईसा पूर्व। आंसर क्या है, सिकंदर महान की मृत्यु हो गई थी। 78 क्या हो गया, 78 में शक संवत की शुरुआत हुई थी। 712 ईस्वी में क्या हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर अरब का आक्रमण, सिंध पर अरब का आक्रमण। अब आगे क्या है साथियों, 1206 ईस्वी में क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की स्थापना। अब नेक्स्ट आगे क्या है साथियों, 1347 में क्या है, ब्लैक डेथ महामारी की शुरुआत हुई थी। 1510 में क्या हुआ था, गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। 1526 और 1986 में क्या हुआ, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। चलिए यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी के साथ देखिए 1526 पानीपत का पहला युद्ध। अब इसी के साथ साथियों अब देखिए 1986 में क्या हुआ था, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हो गई थी। और उसके बाद 1856 ईस्वी में हुआ था सिपाही विद्रोह। 1857
का विद्रोह की शुरुआत हुई थी कहाँ? 1856 ईसा पूर्व में, यानी ईस्वी में यहाँ पे से हुई थी। अब 1935 ईस्वी में क्या हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित, यानी कैबिनेट मिशन है ये। अब उसके बाद फिर क्या? मानचित्र संबंधी प्रश्न। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों का अंक चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए +1 अंक निर्धारित हैं, यानी 1 नंबर। अब क्या हो जाएगा? वह स्थान जहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है क्या कहलाएगा? वो जूते हुए खेत का साक्ष्य। अब वह इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कालीबंगा। वह स्थान जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना में शासन की, यानी बिहार से पूरे देश में शासन हुआ था पहले। अब उसका वह स्थान जहाँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, हमने से देखिए कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश राज्य में फतेहपुर सीकरी शहर में। फतेहपुर सीकरी शहर में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। अब क्या है? वह स्थान जहाँ से 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ, कहाँ पे हुआ था? 1857, उत्तर का 1857 ईस्वी का विद्रोह मेरठ नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। मेरठ से शुरू हुआ था विद्रोह। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, कहाँ तोड़ा था? गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के दांडी नामक स्थान पर नमक कानून तोड़ा था। चलिए लिख ली इसको, जो है पूरा साथियों आप नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए इसी के साथ जो है ये मॉडल पेपर इतिहास का ये पूरा हो गया। आप इस मॉडल पेपर को साथियों एक बार पूरा अगर देख लेंगे तो यकीन मानिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर से मिलेंगे। तो साथियों आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और इसे दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि यह वीडियो सभी स्टूडेंट के पास जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सभी पास पहुंच जाए। और अब इसी के साथ मैं आपके आगामी परीक्षा की शुभकामनाएं देते हुए अब आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।